इस लेसन में हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, जो कि पीएमपी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत टेक्निकल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करके पेश करूँ। राइट, ये आप लोगों को जैसे मालूम है कि हमारे पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। और ये आपके पास नॉलेज एरियाज होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। देखें, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में 7 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से 5 प्रोसेस इसके प्लानिंग ग्रुप में आते हैं। आपने प्लान रिस्क मैनेजमेंट करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई रिस्क करना है, फिर आपने परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना है, एंड सो ऑन। और उसके बाद इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटिंग में आता है आपके पास, और एक प्रोसेस मॉनिटर रिस्क आपके पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आता है। तो ये आपको अच्छी तरह इसी सीक्वेंस में आने चाहिए। तो आज इसमें से जो हम पहला आपका प्रोसेस है प्लान रिस्क मैनेजमेंट, उसको मैं आपको बताऊंगी, और बहुत कोशिश करती हूँ कि आसान करके आपको बताऊं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और ये मैंने आपके लिए एक सेपरेट बनाया है कि इस नॉलेज एरिया में से हम प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज एरिया डिस्कस कर रहे हैं। और इसका पहला प्रोसेस जो प्लानिंग में है, याद रहे कि इनिशिएशन में और क्लोजिंग में कोई प्रोसेस नहीं है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का। अब शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में वो सारे प्रोसेसेस शामिल होते हैं जिससे हम रिस्क की मैनेजमेंट करना सीखते हैं। कि रिस्क डेफिनेटली, आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें रिस्क ज़रूर होता है। तो हम उस रिस्क को कैसे प्लान करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे एनालिसिस करेंगे उस रिस्क का। यानी हम ये देखेंगे कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या है चांसेस हैं। अगर हम सपोज कोई कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम देखेंगे कि फ्लड आने के कोई चांसेस तो नहीं है, स्नो तो नहीं हो जाएगी, रेन तो नहीं हो जाएगी। तो हम देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है इन रिस्क की, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस में, या हमें जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं उस पर। उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स भी तैयार करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये रिस्क हो गया तो उसका ये रिस्पॉन्स होगा। अगर ऐसा हो गया, सपोज हमने कोई एक वेंडर हायर किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर, वो आके हमारा काम कर रहा है और बीच में एग्जीक्यूशन में वो चला गया, वो नहीं आया, तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। हमने कोई सेकेंडरी वेंडर से पहले ही बनाया हुआ होगा अपना प्लान कि अगर ठीक है, अगर वो चला गया तो हम किसी और से, ताकि हमारा काम ना रुके और इस स्केड्यूल के मुताबिक ही हमारा काम कंप्लीट हो जाए। और अगर वो रिस्क रियलाइज हो जाता है, जो भी हमने कहा कि हमारा वेंडर चला जाएगा, और वाकई में वो चला गया दरमियान में, तो हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। राइट, ये भी हम इसमें सीखते हैं। इस मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। और आखिर में हम उसको मॉनिटर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी, हमने इम्प्लीमेंट किया अपना रिस्क, उसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ हमारे ऑब्जेक्टिव को, या उसकी वजह से ऐसे भी होता है कोई हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिस्पॉन्स, तो उसकी वजह से कोई सेकेंडरी रिस्क भी अराइज हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ और इशू तो नहीं हो गया। तो वो सारा हमने मॉनिटर और कंट्रोल में करना होगा। कैसे करना होगा ये मैं आपको इसमें अब समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि रिस्क जो है वो सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही हम लेते हैं। ऐसा नहीं होता। रिस्क आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, रिस्क आपके पास नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं हम उसको थ्रेट्स भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ भी कहते हैं। तो सक्सेस, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसके जो पॉजिटिव रिस्क हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको अवेल करें, उसको आप इंक्रीज़ करें। और जो आपके नेगेटिव रिस्क, जो थ्रेट्स हैं, उसको आप मिटिगेट करें, उसको आप डिक्रीज़ करें। कोशिश ऐसा करें, ऐसा रिस्पॉन्स हम उसके लिए क्रिएट करें कि हमारा रिस्क जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और हमारा जो भी कॉस्ट है, जो भी हमारा टाइम दिया गया है, स्केड्यूल है, उसके मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। राइट, तो अगेन ये पिक्चर मैंने आपके लिए बनाई कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्लान रिस्क मैनेजमेंट। प्लान रिस्क मैनेजमेंट ये पहला प्रोसेस है, और किस में आता है, आपका प्लानिंग ग्रुप में आता है।
राइट। देखें यहाँ पे इसके ये इनपुट हैं, फिर हम कुछ टूल्स और टेक्निक इस पे अप्लाई करेंगे और इसका कुछ आउटपुट निकलेगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं इन सब के बारे में आपको बताती रहूँगी, लेकिन इस वक्त ये याद रखें कि प्लान रिस्क मैनेजमेंट का आउटपुट है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। जितने भी प्लान्स हैं हमारे पास है, प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, राइट। हर नॉलेज एरिया का पहला प्रोसेस जो है वो प्लान होता है, तो उसका आउटपुट हो जाएगा, देखें ये है प्लान रिस्क मैनेजमेंट, ये हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट प्लान, राइट। ये इसका आउटपुट है। अब है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ये कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिफाइंस हाउ योर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, कि जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, कितने प्रोसेसेस हैं इस नॉलेज एरिया में, 7 हैं, राइट। वो सारे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये नहीं होता कि सारे एक साथ ही हम अप्लाई कर देते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने उनको टेलर करना होता है। तो हम इसमें इस मैनेजमेंट प्लान में ये होता है, द रिस्क मैनेजमेंट प्लान टेल्स यू यू आर गोइंग टू हैंडल रिस्क, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल रिस्क, कि अगर रिस्क आ जाएगा तो कैसे आपने उसको हैंडल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोशिश होनी चाहिए कि रिस्क को हम मिटिगेट करें, कम करें, और अपॉर्चुनिटीज़ को हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें। तो ये सारा जो प्लान होता है ये कहाँ हम बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जो इसका पहला प्रोसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इसमें इट डॉक्यूमेंट्स हाउ यू विल असेस रिस्क, आप कैसे रिस्क को असेस करेंगे ये भी मैं आपको करना बताऊंगी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, एंड हाउ often you will do risk planning, since you will have to meet about risk planning with your team throughout the project। फोकस किस पे है, टीम पे है। आपने अकेले सारा काम नहीं करना, अपनी टीम को लेके साथ चलना होता है, राइट। कैसे आप रिस्क को हैंडल करेंगे, कैसे ये सारे प्रोसेसेस को आप असेस करेंगे, कैसे एवेल्युएट करेंगे, कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, तो ये हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान में होता है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि कोई पूछे कि ये गाइडलाइंस आपको कहाँ से मिलेंगी कि आप रिस्क को कैसे कम करेंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिस्क का, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान में जाना है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, एक तरह से ये एक गाइडलाइन है, राइट। ये गाइडलाइन है, ये आप इससे आप मालूम कर सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल रिस्क भी होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल रिस्क और एक है हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क। क्या इन दोनों में डिफरेंस है, देखें। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आपके पास रिस्क के बजाय अनसर्टेनिटी का वर्ड भी आ जाता है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका रिस्क से ही रिलेटेड होगा। अब मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ। देखें ये तो हमारे पास है, एक हमारा हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, समझे एक घर बनाना है सिंपल, और बहुत छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि इसमें हमारे 100K लगेंगे ये हाउस बनाने में। इसके मैं कहती हूँ कि हम 2 लेवल बना लेते हैं। ये हमारा एक मेन लेवल है, राइट, ये मेन लेवल हो गया, और ये हमारा अपर लेवल हो गया। मेन लेवल में मैंने कहा कि मेन लेवल में हम बनाते हैं, एक किचन बना लेते हैं, ये किचन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एक रूम हो गया, ये हमारे पास एक लिविंग रूम हो गया, राइट। इस तरह हमने, और सेम ऊपर भी हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ हम 3 बेडरूम बना लेते हैं, वॉशरूम भी बना लेते हैं, स्टोर रूम भी बना लेते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ लिख लें। ये हमारे इंडिविजुअल रिस्क है। जैसे किचन बनाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी कि किचन के कैबिनेट की क्वालिटी बहुत, हम किसी ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छी नहीं यूज़ किया है, वो ख़राब हो जाए, राइट, या हमें मटेरियल ही ना पहुंचे, कोई भी रीज़न हो सकती है रिस्क की। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें 1000 एक्स्ट्रा देने होंगे, और सपोज मटेरियल नहीं आया जिसकी वजह से 7 डेज यानी 1 वीक हमारा स्केड्यूल डिले हो गया, जो भी हमारा प्लान था। फिर हम इस तरह इसके रूम पे आ जाते हैं, इसका क्या रिस्क हो सकता है, राइट। इसी तरह इस पे हम लिविंग रूम पे आ जाते हैं कि लिविंग रूम की जो हमने स्पेसिफिकेशन बताई थी, हो सकता है वैसी बनी नहीं, हमें नहीं पसंद, तो दोबारा बनानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह इस पे एक्स्ट्रा
हमारे 20,000 लग गए इस रिस्क पे और इसकी वजह से एक मंथ जो है और डिले हो गया हमारा। तो ये इंडिविजुअल रिस्क है। इंडिविजुअल रिस्क क्या बताते हैं कि आपके एक ऑब्जेक्टिव पे या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे क्या इफेक्ट होगा उस रिस्क का। सेम थिंग यहाँ कर लेते हैं, इसमें भी कोई रिस्क आ गया, इसमें भी कोई रिस्क आ गया, आपका कॉस्ट का डिले हो गया, इसमें भी। तो ये सब इंडिविजुअल रिस्क है। लिविंग रूम बनाने से क्या हुआ, यहाँ तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। लिविंग रूम बनाने से यही हुआ कि यहाँ का काम देर से हो गया, ये होगा। लेकिन एट द एंड आपने इन सबको टोटल करना है कि इसमें 1,000 एक्स्ट्रा लग गया, इसमें 20 ज़्यादा लग गया, मे बी इसमें 10,000 एक्स्ट्रा लग गया, इसमें कितना, इसमें इतना। एट द एंड आपने कहा कि हमारा तो यहाँ 80,000 एक्स्ट्रा लग गया। 100 का बनाना था, 80,000 हमारा ये जो रिस्क आते गए इसकी वजह से इसमें लग गया। डिले कितना हो गया कि 3 मंथ्स का काम था, ये 5 मंथ्स में हो गया। ये सारा कहता है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क है, राइट। तो आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इंडिविजुअल रिस्क और ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क को ज़रूर देखना है। और यहाँ आपने डिसाइड करना है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 तो वैसे थे, इस पर 80,000 और लग रहे हैं। तो आपने देखना है कि आपने इस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना, ये करना है या नहीं करना, राइट। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, आप इसको पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ इट अकर्स हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये तो मैंने नेगेटिव की बात कर ली ना, अगर पॉजिटिव की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको कह दूँ कि ठीक है, अगर आपने ये काम जल्दी कर लिया, ये 3 मंथ्स का है ले और इसमें 100 के लगेंगे, आप इसको अगर 2 मंथ्स में कर लेते हैं तो मैं आपको 120 के दे दूंगी। तो देखें ये पॉजिटिव रिस्क हो गया और आपने इसको अवेल करना है ताकि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। यही हमारा रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पॉजिटिव रिस्क को अवेल करना है और नेगेटिव को रिड्यूस करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिविजुअल रिस्क और ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म यूज होती है RBS, इसका क्या मीनिंग है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये हायरार्किकल चार्ट होता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका काम क्या है। देखें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये आपका रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो आपका पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी का कंपोनेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक एलिमेंट है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेसन में जब मैं आइडेंटिफाई रिस्क आपको पढ़ाऊंगी तो हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई रिस्क क्या होता है कि आपने जितने भी रिस्क हैं आपने उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हम ये प्रोजेक्ट काम शुरू कर रहे हैं, हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। लेकिन वो रिस्क सबसे पहले, ये देखें जैसे रिस्क की मैंने यहाँ पे बनी हुई है एक एग्जांपल। ये रिस्क लिखने से पहले आपने रिस्क की कैटेगरीज फाइंड आउट करनी होती हैं, इसको हम कहते हैं ये रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। फिर जितने भी रिस्क आपने फाइंड आउट किए उसकी आप ग्रुपिंग कर देते हैं, जैसे ये है टेक्निकल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल, समटाइम्स इसको हम इंटरनल भी कहते हैं, इंटरनल रिस्क। ये मैनेजरियल रिस्क। अगर जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, सप्लायर्स नहीं आए, कोई हमारा मार्केट में प्रॉब्लम हो गया, कस्टमर में हो गया, तो ये एक्सटर्नल रिस्क है, राइट। तो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने जितनी भी कैटेगरीज हैं रिस्क की वो लिखनी होती हैं। उसके बाद हम सारे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज उनको वहां असाइन कर देते हैं ग्रुप्स में, राइट। ये देखें यहाँ पे भी ऐसी है, टेक्निकल रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, कमर्शियल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, और फिर यहाँ हम इसको रिस्क लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखना होता है, यहाँ आपने लिखना होता है सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क के रिस्क किस वजह से हैं, कॉस्ट की वजह से हैं, स्केड्यूल या टाइम की वजह से हैं, स्कोप की वजह से हैं हमारे पास, राइट, रिसोर्सेज की वजह से हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे, या देर से आ रहे हैं या आ नहीं आ रहे, आपकी प्रोक्योरमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी वजह से रिस्क है। दीज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ रिस्क। क्वालिटी की वजह से है, ये है सोर्सेज ऑफ रिस्क, राइट। और ये क्या है, ये है कैटेगरीज ऑफ रिस्क।
और ये हमारी क्या है, ये रिस्क है। तो a risk breakdown structure, or RBS for short, is a hierarchical chart that breaks down project risk, starting with higher level categories and continuing down into sub level of risk. And RBS helps the project team consider the full range of sources from which individual project risks may arise. यानी ये जो ये इंडिविजुअल है, ये एक रिस्क है, ये इंडिविजुअल है, इसकी सोर्स क्या है, ये कॉस्ट की वजह से है, स्कोप की वजह से है, रिसोर्सेज की वजह से है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपका इस तरह आए कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट या आपकी जो भी पीएमओ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, उससे आपने ये ब्लैंक टेम्पलेट लिया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, या प्रोजेक्ट मैनेजर या स्पॉन्सर या लीडर या अगर स्क्रम में है तो स्क्रम मास्टर आपको क्या गाइडेंस देगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने कैटेगरीज फाइंड आउट करनी होती हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं ये हमारा जो है ना आरबीएस। तो अब मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और आरबीएस किसका कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। सैम्स टीम इज ट्राइंग टू फाइंड आउट एज मैनी रिस्क एज पॉसिबल, राइट। जितने भी इंडिविजुअल रिस्क है ना, सैम ट्राई कर रहा है कि वो सारे फाइंड आउट हो जाएं। Which of the following best describes the advice that will help the team in this effort? अगर सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे। तो आइडेंटिफाई रिस्क एज दे अकर, आप उससे कहेंगे कि जब जैसे जैसे आपका आइडेंटिफाई रिस्क आपको मिलता जाए आप उसको नोट करते जाएं या आइडेंटिफाई कर लें, या इंटरव्यू करेंगे स्टेक होल्डर के साथ आपका, या आप फॉलो द गाइडलाइंस इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, या यूज द रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, राइट। तो क्या करना है, ये आपका है। देखिए मैंने आपको पहले बताया ना, जब एज मैनी रिस्क एज पॉसिबल, आप भी जो कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रिस्क को फाइंड आउट करना है। जब आप रिस्क को फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हाईली रिकमेंड है कि आपने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज करना है, यानी पहले उसकी कैटेगरीज फाइंड आउट करनी है और फिर उनको अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज वो रिस्क असाइन करने हैं ग्रुप की सूरत में। अगर ये ऑप्शन 4 ना हो, यहाँ ये हो ऑप्शन और यहाँ कुछ हो, तो आपने ये करना है, क्योंकि ये गाइडलाइंस इसमें मौजूद होती हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान में, क्योंकि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इसका पार्ट है, राइट। तो अगर ये मौजूद है तो ये आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। और देखें मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्लोली आपने क्वेश्चन को रीड करना है। फास्ट करेंगे, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अहमद इज लीडिंग अ प्रोजेक्ट and he knows that there are potential risks that could impact the success of his project. बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। He wants to ensure there is a process in place to identify and manage risks throughout the project phases or project life cycle. Where will he document this process? क्या मीनिंग है, आप भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क हैं, लेकिन आपने कहीं से गाइडलाइन लेनी है, आपको मालूम है कोई ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जहाँ जिसकी हेल्प से कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो कौन सा होगा, रिस्क रजिस्टर है, चेंज लॉग है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क रिपोर्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज कर दें और ख़ुद आप क्वेश्चन को रीड करें, फिर आप आंसर बताएं और फिर उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ टैली कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा, ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान, राइट। क्योंकि यहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है कि हम कैसे उसको परफॉर्म करें, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब रिस्क रजिस्टर क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेसन में और डिटेल कर लेंगे। रिस्क रजिस्टर में क्या लिखते हैं,
जैसे आप सारे रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको रिस्क रजिस्टर में लिख लेते हैं, राइट। ये हो गया रिस्क, ये हो गया रिस्क, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर हम डिसाइड करते हैं कि रिस्क ओनर कौन होगा इसका। अगर ये रिस्क रियलाइज्ड हो जाता है तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन हैंडल करेगा, तो रिस्क ओनर भी हम यहाँ लिखते हैं। और ये जो हम रिस्क लिखते हैं इसको हम प्रायोरिटी में लिखते हैं, वो हम जैसे हम आगे जाएंगे क्वालिटेटिव में, परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपल रिस्क रजिस्टर की ये एग्जांपल है कि रिस्क हम यहाँ सारे लिखते हैं, रिस्क ओनर लिखते हैं, उसका जो भी इम्प्लीमेंट हमने करना होता है, प्लान, रिस्पॉन्स, सॉरी, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। चेंज लॉग, एक है चेंज रिक्वेस्ट, एक है चेंज लॉग। चेंज लॉग क्या होता है? देखें, चेंज लॉग है कि हमने कोई चीज़ चेंज, जैसे चेंज रिक्वेस्ट आती है ना, चेंज रिक्वेस्ट आती है तो वो हमने कौन सी चेंज कंट्रोल बोर्ड उसको हैंडल करता है, राइट। तो वो इस चेंज लॉग में लिखते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, उसको हमने रिजेक्ट किया है, उसको हमने डेफर किया है, जो भी स्टेटस हो। सपोज अगर आप मैनेजर हैं, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है और फ्यूचर में सीसीबी वहाँ मौजूद नहीं है, से आपने मालूम करना है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं करें, आप चेंज लॉग को देखें, वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी ये एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, डेफर है, पेंडिंग में है, क्या है, राइट। तो चेंज लॉग तो यहाँ पे नहीं है। और रिस्क रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट आपको में क्या लिखना होता है? रिस्क रिपोर्ट आपको जितने भी इंडिविजुअल रिस्क हैं उसकी समरी और जो ओवरऑल रिस्क है, जो भी अभी मैंने आपको बताया, उसकी डिटेल लिखते हैं। और ये भी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। गाइडलाइंस आपको चाहिए, कैसे मैनेज होगा, ये सारा कुछ आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लान से मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, यू आर डेवलपिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। देखें, पहला प्लान जो है आप डेवलप कर रहे हैं। योर टीम हैज पुल्ड अ ब्लैंक टेम्पलेट ऑफ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नॉर्मली लिखा होगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो आरबीए है, इसका रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सॉरी आरबीएस, राइट। From organization process asset, what will you suggest your team to do first? उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट से, पीएमओ से ब्लैंक लिया है, ब्लैंक टेम्पलेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या करो? सबसे पहले डिटरमिन द रिस्क कैटेगरीज। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलप द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, आप उनको कहेंगे ये बनाओ। ये तो नहीं, ये तो देखिए आप बना रहे हैं, यू आर डेवलपिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। सो ये तो एलिमिनेशन टेक्निक में ये गलत हो गया। आइडेंटिफाई रिस्क, नहीं, आइडेंटिफाई रिस्क तो हम करेंगे, लेकिन रिस्क को आइडेंटिफाई करने से पहले डिटरमिन द रिस्क कैटेगरीज। ये इंटरनल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क है, मैनेजरियल रिस्क है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उसके बाद जो हम आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम उनको अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरीज असाइन कर देंगे। या प्लान रिस्क रिस्पॉन्स, अभी तो नहीं, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स तैयार करेंगे। तो इसलिए ये भी नहीं है, एलिमिनेशन टेक्निक में ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। तो ये थोड़े से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे, कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप साइमा अकेडमी 123@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।